जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की पीडीओ देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में संसदीय विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का नियमन की 54वीं वीडियो बनाकर इसके 124 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसदीय विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का नियमन 55वीं वीडियो बनाकर इसके 125 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। आर्टिकल 125। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की पीडीओ देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में संसदीय विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का नियमन ही 54वीं वीडियो बनाकर इसके 124 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसदीय विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का नियमन 55वीं वीडियो बनाकर इसके 125 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित है। 1 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 2 प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति अवकाश और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके अधीन अवधारित किए जाएं, और जब तक ऐसा अवधारित नहीं किया जाता है ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का हकदार होगा जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, परंतु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों, न भत्तों में और न ही अनुपस्थिति अवकाश या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों, उनके भत्ते, ये सब तय कैसे होता है। सुनने में शायद ये बस एक प्रशासनिक सवाल लगे, पर ये असल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे बड़े मुद्दे से जुड़ा है, और हमारे पास इसका स्रोत भी है, संविधान का अनुच्छेद 125 जो सीधे इसी बारे में है। तो आइए इसी अनुच्छेद को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि जजों के वेतन, उनकी सुविधाओं के बारे में ये क्या कहता है, इसमें संसद का क्या रोल है और जजों को क्या खास सुरक्षा मिली हुई है। ये सब जानना काफी दिलचस्प होगा। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 125 के पहले हिस्से से, क्लॉज 1 से। इसमें देखिए साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को वो सैलरी मिलेगी जो संसद, मतलब हमारी पार्लियामेंट, कानून बनाकर तय करेगी। और एक और बात है इसमें कि जब तक संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाती तब तक उन्हें वो वेतन मिलेगा जो संविधान की दूसरी अनुसूची 2nd शेड्यूल में दिया गया है। तो यहाँ 2 बातें हुई, एक तो संसद का अधिकार और दूसरा एक टेम्पररी इंतजाम। इसके पीछे क्या सूझ है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। देखिए, संसद को ये शक्ति देना ये दिखाता है कि जजों का वेतन कौन तय करेगा, देश के चुने हुए प्रतिनिधि। तो एक तरह से ये वित्तीय जवाबदेही दिखाता है।
लेकिन संविधान बनाने वाले ये भी समझ रहे थे कि भाई नई व्यवस्था है, हो सकता है संसद फौरन कानून ना बना पाए, तो ऐसे में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई खालीपन ना रहे। इसीलिए दूसरी अनुसूची का इंतजाम किया गया। वो अनुसूची आप कह सकते हैं एक रेडीमेड व्यवस्था है, पहले से मौजूद, ताकि जजों के वेतन को लेकर कोई शक शुबा ना रहे जब तक संसद अपना कानून नहीं लाती। ये पक्का करता है कि सिस्टम चलता रहे, रुके नहीं। अच्छा, तो ये दूसरी अनुसूची एक तरह की स्टार्टिंग पॉइंट या डिफॉल्ट सेटिंग जैसी हो गई। ठीक है। ये सुनिश्चित करती है कि काम ना रुके। समझ गए। अब आते हैं अनुच्छेद 125 के खंड 2 पर। ये हिस्सा सिर्फ सैलरी तक ही नहीं रुकता, इसका दायरा तो और भी बड़ा है। जी। छुट्टी, पेंशन, इन सब के अधिकारों की बात है। तो मतलब सिर्फ तनख्वाह नहीं, बल्कि उनका पूरा सर्विस पैकेज ही इसके दायरे में आ गया। यहाँ भी क्या वही तरीका है जो वेतन के लिए था? जी हाँ, बिल्कुल वही ढांचा यहाँ भी है। खंड 2 साफ कहता है कि ये सारी चीजें, प्रिविलेज, अलाउंस, छुट्टी के नियम, पेंशन के अधिकार, ये सब भी समय समय पर संसद ही कानून बनाकर तय करेगी। संसद ही बताएगी कि जजों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, आने जाने का भत्ता कितना होगा, घर कैसा मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, ये सब। और बिल्कुल खंड 1 की तरह यहाँ भी वही नियम है कि जब तक संसद इन पर खास कानून नहीं बनाती, तब तक दूसरी अनुसूची में जो लिखा है वही लागू माना जाएगा। तो इससे पता चलता है कि संविधान बनाने वालों ने जजों की सर्विस कंडीशंस के हर पहलू को सोचा और उसे विधायी प्रक्रिया के तहत रखा, लेकिन साथ ही एक शुरुआती बिंदु भी दे दिया। यानी चाहे वेतन हो या भत्ते और पेंशन, फाइनल अथॉरिटी संसद की है, लेकिन एक बेसलाइन सेकंड शेड्यूल ने दे दी है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिस पर शायद सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खंड 2 का परंतुक यानी प्रोविजो। ये छोटा सा वाक्य है पर इसमें वजन बहुत है। इसमें लिखा है कि किसी जज की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके विशेषाधिकार, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से जुड़े अधिकारों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अलाभकारी हो, मतलब डिसएडवांटेजेस। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा लगती है। इसका असल मतलब क्या है, जरा समझाएंगे? ये परंतुक, ये प्रोविजो, आप कह सकते हैं ये अनुच्छेद 125 का दिल है और इसका सीधा बहुत गहरा नाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत से। और ये सिद्धांत तो हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार कोई व्यक्ति जज बन गया, उसकी नियुक्ति हो गई, तो उसके कार्यकाल के दौरान संसद या सरकार कानून बनाकर उसकी सेवा शर्तों को इस तरह नहीं बदल सकती जिससे उसे नुकसान हो। मान लीजिए जब वो नियुक्त हुए तब तय था कि उन्हें एक्स तरह का घर मिलेगा या वाई भत्ता मिलेगा या उनकी पेंशन जेड फॉर्मूले से तय होगी, तो बाद में ऐसे कम नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद कानून बनाकर सैलरी, अलाउंस या पेंशन बढ़ा तो सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन किसी जज के लिए जो अभी सेवा में है उसे घटा नहीं सकती या उसमें ऐसी कोई कटौती नहीं कर सकती जिससे उनकी स्थिति पहले से खराब हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अलाभकारी परिवर्तन यानी डिसएडवांटेजेस वेरिएशन पर एक संवैधानिक रोक है। बढ़ोतरी हो सकती है, सुधार हो सकता है, लेकिन नियुक्ति के बाद शर्तों को उनके खिलाफ मतलब प्रतिकूल बनाना मना है। सोचिए, अगर ये सुरक्षा ना हो तो क्या होगा? हाँ, अगर किसी जज को ये डर सताए कि वह सरकार या संसद मेरे किसी फैसले से नाखुश हो गई तो मेरी तनख्वाह काट सकती है, मेरे भत्ते कम कर सकती है या रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलनी है उस पर असर डाल सकती है, तो क्या वो जज बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ कानून और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसला दे पाएगा? शायद नहीं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। किसी भी तरह का अगर वित्तीय दबाव हो या असुरक्षा हो तो वो निष्पक्ष फैसले लेने की क्षमता पर असर डाल सकती है। निश्चित रूप से ये प्रावधान जजों को एक तरह की कार्यकाल की सुरक्षा तो देता ही है, साथ में वित्तीय सुरक्षा भी देता है। ये उन्हें कार्यपालिका यानी सरकार और विधायिका यानी संसद के किसी भी संभावित फाइनेंशियल प्रेशर से बचाता है। ये पक्का करता है कि वो बाहरी असर की चिंता किए बिना सिर्फ संवैधानिक मूल्यों और कानून के राज के लिए काम कर सकें। यही तो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रीढ़। तो ये परंतुक एक तरह का सुरक्षा कवच है जो न्यायपालिका को बाहरी दबावों से महफूज रखता है। लेकिन क्या इस व्यवस्था में, जहां संसद को कानून बनाने का अधिकार भी है और साथ ही जजों को ये सुरक्षा भी मिली हुई है, कभी कोई तनाव या खिंचाव की स्थिति बन सकती है? मतलब अधिकार और सुरक्षा के बीच ये जो संतुलन है, ये हमेशा ठीक काम करता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये व्यवस्था अपने आप में एक संतुलन साधने की कोशिश है।
एक तरफ संसद का अधिकार ये तय करता है कि जजों के वेतन भत्ते देश की आर्थिक हकीकत से और कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं से पूरी तरह कटे हुए ना हों। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल का एलिमेंट है। दूसरी तरफ ये परंतुक, ये प्रोविजो ये पक्का करता है कि ये कंट्रोल इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो न्यायपालिका की आजादी के लिए ही खतरा बन जाए। ये अलाभकारी परिवर्तन पर रोक लगाकर जजों को कार्यकाल के दौरान फाइनेंशियल चिंता से मुक्त रखता है। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। संसद तय करेगी, लेकिन एक बार नियुक्ति हो गई तो नुकसान वाला बदलाव नहीं कर सकती। अच्छा। अब तनाव की स्थिति सैद्धांतिक रूप से तब बन सकती है, मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ गई और जजों का वेतन बहुत लंबे समय तक न बढ़ाया जाए। अब ये सीधे सीधे अलाभकारी परिवर्तन तो नहीं है क्योंकि कुछ घटाया नहीं गया, लेकिन वास्तविक क्रय शक्ति यानी रियल परचेसिंग पावर कम होने से क्या असर पड़ता है, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। पर संविधान का जो शाब्दिक संरक्षण है वो कटौती या प्रतिकूल बदलाव पर है। ये दिलचस्प है। तो मतलब कानूनी सुरक्षा तो अपनी जगह है, पर व्यवहार में चीजें थोड़ी पेचीदा हो सकती हैं। चलिए अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। अनुच्छेद 125 ने एक साफ खाका दिया है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और दूसरी सर्विस कंडीशंस संसद कानून बनाकर तय करेगी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सही। दूसरा, जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में जो दिया है वही लागू रहेगा, ताकि कोई खालीपन ना रहे। बिल्कुल, एक बैकअप प्लान की तरह। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक बार जज नियुक्त हो गए तो उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा शर्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी संवैधानिक गारंटी है। बिल्कुल, ये पूरी संरचना दिखाती है कि संविधान बनाने वाले न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर कितने कितने सजग थे। उन्होंने संसद को अधिकार दिया, लेकिन साथ ही जजों को एक ऐसी ढाल भी दी जिससे वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। यही संतुलन एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, जहां न्यायपालिका आजाद और निष्पक्ष होकर काम कर सकें। तो आज हमने अनुच्छेद 125 के जरिए समझा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन, भत्ते और दूसरी सेवा शर्तें कैसे तय होती हैं। मुख्य बात जो समझ आई वो ये कि इस प्रक्रिया में संसद का रोल तो है, लेकिन जजों को नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में नुकसान वाले बदलाव से संवैधानिक सुरक्षा भी मिली हुई है। हाँ, और ये सुरक्षा सिर्फ एक जज के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी न्याय व्यवस्था की, आप कह सकते हैं, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। जब जज आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके फैसलों की वजह से उनकी सर्विस कंडीशंस पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, तभी वो मुश्किल और संवेदनशील मामलों में भी बिना डरे न्याय कर पाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब जाते जाते एक विचार करने लायक बिंदु छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि संवैधानिक सुरक्षा तो है, नियुक्ति के बाद नुकसान वाला बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन सोचिए वो प्रक्रिया जिससे संसद इन वेतनों और भत्तों को समय समय पर तय करती है, मतलब कानून बनाने का तरीका, उसमें होने वाली बहसें या कभी-कभी वेतन बढ़ाने में होने वाली देरी, क्या वो प्रक्रिया अपने आप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सार्वजनिक धारणा को, पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित कर सकती है? ये एक गहरा सवाल है। देखिए, भले ही संवैधानिक सुरक्षा अपनी जगह पुख्ता हो, लेकिन अगर वेतन या भत्तों में बदलाव का मामला संसद में लंबे समय तक खिंचता है या उस पर होने वाली बहसें मान लीजिए राजनीतिक रंग ले लेती हैं, तो क्या इससे आम जनता के मन में न्यायपालिका की स्थिति या उसकी गरिमा को लेकर कोई सवाल उठ सकता है? क्या ऐसी धारणा बन सकती है कि न्यायपालिका अपनी जरूरतों के लिए विधायिका पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है? हाँ, मतलब कानूनी सुरक्षा एक बात है और लोगों के बीच उसकी छवि या धारणा दूसरी बात। संवैधानिक प्रावधान तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको लागू करने का तरीका, वो प्रक्रिया समाज पर क्या असर डालती है, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या इस प्रक्रिया को और बेहतर या शायद कम विवादास्पद बनाया जा सकता है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता न सिर्फ कानूनी रूप से सुरक्षित रहे बल्कि लोगों की नजर में भी मजबूत दिखे। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, उनका व्यावहारिक अमल, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उससे जुड़ी सार्वजनिक धारणा भी उतनी ही मायने रखती है। खैर, ये आगे की बहस के लिए एक अच्छा मुद्दा है। धन्यवाद साथियों।
आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।